Hello everyone, myself Prashant Punya and I welcome you to the Beast by Prashant Punya. So, today we are going to start with the lecture number 4 of the reproduction in organism 12th class biology. So, this video is totally based on the sexual reproduction. Okay, let's start with our chapter. ठीक है, तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और हम उससे रिलेटेड जैसे कि क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, ये सब एस्ट्रस साइकिल क्या होती है, किन के अंदर होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, एस्ट्रस साइकिल किन के अंदर होती है, पॉलीएस्ट्रस मोनोएस्ट्रस साइकिल क्या होती हैं, ये सब बातें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो ब्रीफ इंट्रो है, मतलब जो बिल्कुल ब्रीफ है, तो प्लांट के बारे में अगले चैप्टर में है और ह्यूमंस के बारे में तीसरे चैप्टर में है। तो अब हम शुरू करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो जैसे कि हमने पहले भी इसका डिफरेंशिएट किया था असेक्सुअल के साथ, तो कुछ पॉइंट्स इसके हम लिख लेते हैं। क्या एक तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्या प्रोडक्शन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, क्या कि गैमीट्स बनने चाहिए और वो आपस में फ्यूज होने चाहिए जिससे जाइगोट फिर एम्ब्रियो और आपका ऑफस्प्रिंग बन जाए, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो क्या ये इन्वॉल्वमेंट, इनका इन्वॉल्व ऑफ प्रोडक्शन एंड फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स, ये फीचर है। दूसरा है ये क्या करते हैं, प्ले रोल इन इवोल्यूशन, इवोल्यूशन में रोल प्ले करते हैं बिकॉज वेरिएशन होकर, वेरिएशंस आती हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं, यानी कि जैसे ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस में भी वेरिएशन होती है, जो मम्मी पापा से उनका बेबी अलग होता है, उसका फेस अलग होता है, तो वो वेरिएशन ही तो है। ठीक है, वेरिएशन कैसे होती हैं ये हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। तो वेरिएशन हुई तो क्या ऑफस्प्रिंग इज नॉट आइडेंटिकल कॉपी ऑफ पेरेंट्स, आइडेंटिकल कॉपी नहीं होता जो किस में होता था, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। तो अगर कंपेयर करें ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये एक इलैबोरेट कॉम्प्लेक्स और स्लो प्रोसेस है। क्यों स्लो? क्योंकि गैमीट बनेंगे, फिर वो फ्यूज होंगे, फिर जाइगोट बनेगा, काफ़ी टाइम पीरियड, गेस्टेशन पीरियड होता है कि जो जब बच्चा पेट में होता है उस टाइम को कहते हैं। तो स्लो प्रोसेस है एज कंपेयर टू असेक्सुअल, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये काफ़ी स्लो प्रोसेस है। ठीक है, तो एक और बात आपको समझा देता हूँ। देखिए एनसीईआरटी में ही लिखा है, पहली लाइन पहले लिखी है, मतलब जब ये स्टार्ट भी नहीं होता सेक्सुअल और असेक्सुअल, उन्होंने कहा था कि हम सेक्सुअल और असेक्सुअल को डिफरेंशिएट करते हैं किस बेसिस पर, कि अगर एक पेरेंट इन्वॉल्व है तो हम उसे असेक्सुअल कहते हैं, और अगर दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व हैं किसमें, रिप्रोडक्शन में, तो वो मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो क्या ये बात हमेशा सही है? नहीं, क्योंकि जो रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल, उसके अंदर ये जरूरी नहीं है कि दोनों ही पेरेंट इन्वॉल्व हों तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर दोनों सेक्स मौजूद हैं, मतलब, और वो एबल हैं क्या करने के लिए, दोनों टाइप के गैमेट्स बनाने के लिए। फीमेल गैमेट भी बना लेगा एक ही बॉडी में, मेल गैमेट भी बना लेगा एक ही बॉडी में, और वो उन्हें फ्यूज करवा कर नए ऑफस्प्रिंग को जन्म दे देगा, तो वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और ये बात आगे चलकर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा ब्रीफ में दिया हुआ एनसीईआरटी में, वहाँ पे भी लिखी हुई है। तो ये बिल्कुल भी कंपल्सरी नहीं है कि दो ही पेरेंट इन्वॉल्व हों। It is not compulsory that there must be two organisms involved
इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये जरूरी नहीं है कि दो ही ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो, क्योंकि बिकॉज सिंगल ऑर्गेनिज्म कैन बी एबल, वो दोनों टाइप के गैमीट्स को प्रोड्यूस कर सकता, कैन बी एबल टू प्रोड्यूस बोथ मेल एंड फीमेल गैमीट, मेल एंड फीमेल गैमीट इन अ सिंगल बॉडी। सिंगल बॉडी में ही उसने दोनों गैमीट्स को क्या कर लिया, बना लिया, एंड एबल टू फ्यूज देम, और वो उन्हें फ्यूज भी करा सकता है, फ्यूज देम। तो उसने बना भी लिए और फ्यूज भी करा दिए, तो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म ने ही क्या कर लिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर दिया। ठीक है, आपको मैं अब एक और बात बताता हूँ, जैसे कि हमने पढ़ा था फंजाई के अंदर असेक्सुअल पढ़े थे, और प्लांट्स के अंदर पढ़े थे, और जो ये हमने पढ़ा था असेक्सुअल इनके अंदर, तो क्या ये असेक्सुअल नहीं करते हैं? करते हैं, ये सेक्सुअल भी करते हैं। और हैरानी की बात ये है कि ये तीनों जब भी ये जैसे कि फंजाई हुआ, प्लांट हुआ और ह्यूमन, तो जब ये तीनों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो बात ये है कि ये एक सिमिलर पैटर्न को फॉलो करते हैं, मतलब गैमीट्स बनना, फिर उनका फ्यूज़ होना। भले ही इनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, मॉर्फोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, बहुत ज़्यादा वेरी करती हो, लेकिन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है तो ये तीनों एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं। फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं डिफर ग्रेटली, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है किस में, इन मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी। बट जब बात आती है, बट व्हेन इट comes to sexual mode of reproduction की जब बात आएगी, दे क्या करते हैं, दे फॉलो सिमिलर पैटर्न को ही फॉलो करते हैं। क्या ये फीमेल, ये मेल गैमीट, ये फीमेल गैमीट हुआ, ये आपस में क्या होता है, फ्यूज होते हैं, और आपका बन जाता है जाइगोट, और जाइगोट के बाद बनता है आपका एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो डेवलप होकर बन जाता है ऑफस्प्रिंग। तो इन्होंने भी सेम ही पैटर्न को फॉलो किया। ठीक है, मैं इसे इधर मिटा दूं। ठीक है, देखिए अब क्या होता है, हमने पढ़ा था, मैं इसे मिटा रहा हूँ, हमने पढ़ा था कि बर्थ होता है पहले ऑर्गेनिज्म का, फिर क्या होता है, वो मैच्योर होता है, फिर उसका रिप्रोडक्टिविटी मतलब रिप्रोडक्टिव फेज में आ जाता है, जिसके अंदर उसके अंदर पोटेंशियल होता है कि वो रिप्रोडक्शन कर सके, और फिर वो रिप्रोडक्शन करता है, फिर वो सेंसेंट स्टेज में चला जाता है, मतलब बूढ़ा हो जाता है, और फिर उसकी नेचुरल डेथ हो जाती है। तो ये होती है लाइफ साइकिल। तो उसके अंदर बर्थ से लेकर जब वो मैच्योर हुआ, क्या मतलब, बर्थ से जब वो मैच्योर हुआ तो इस फेज को हम कहते हैं एनिमल्स के अंदर जुवेनाइल फेज, और प्लांट्स के अंदर वैसे तो मैच्योरेशन फेज कह सकते हैं इनको, लेकिन और स्पेसिफिक अच्छा वर्ड है प्लांट के लिए, क्या, वेजिटेटिव फेज कहते हैं। ठीक है, तो जब ये दोनों फेज क्या करते हैं, पूरे हो जाते हैं, तो आपकी क्यों मैच्योर, जब रिप्रोडक्शन तो तभी करेगा जो पहले मैच्योर होगा, यानी कि इस फेज के अंदर उसने मैच्योरिटी को गेन किया, और इसके बाद एंड ऑफ
दीज फेज क्या होती है, रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यही नहीं, ड्यूरिंग दिस फेज, इस फेज के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होता है गोज इनटू फिजियोलॉजिकल चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस के अंदर जाता है, जिसकी वजह से वो एंड एट गेट या अटेन सेक्सुअल मैच्योरिटी, कि वो सेक्सुअल मैच्योर हो गया और वो क्या कर सकता है, एंड एबल टू रिप्रोड्यूस, कह सकते हैं कि वो अब रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो ये दोनों हुए फेज़, इसके अंदर एनिमल के अंदर जुवेनाइल फेज़ और आपका वेजिटेटिव फेज़ हुआ प्लांट के अंदर। तो ये पूरा जो पीरियड है इसे मैच्योरेशन फेज़ भी कह सकते हैं। हालांकि मैच्योरेशन पीरियड पहले टर्म यूज़ होती थी किसके लिए, प्लांट के लिए, लेकिन उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म आ गई है अब, क्या, वेजिटेटिव फेज़। तो इसको हमने वेजिटेटिव फेज़ कहा। आप इसे नोट कीजिए। अब हम शुरू करेंगे कि प्लांट जो होते हैं, जो प्लांट है उनके अंदर भी तो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाँ, पर उससे पहले हम पढ़ेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो कुछ तो फूल देते हैं 1 साल में, कुछ फूल देते हैं 2 साल में, कुछ फूल देते हैं कई सारे सालों में, और कुछ तो ऐसे हम 50 साल में एक बार दे रहे हैं, 12 साल में एक बार दे रहे हैं। सब पढ़ेंगे हम, बैम्बू, स्ट्रोबिलिया, स्कुंथियाना, ये सब पढ़ेंगे। पर सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि जो प्लांट है वो फूल क्यों आता है, कब आता है फूल उस पर। देखिए, जब प्लांट मैच्योर हो जाता है तो फूल आना सिंबल है कि वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव है, मतलब कि अब मैच्योर होने के बाद उसने मैच्योरिटी गेन कर ली है, अब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो जो फ्लावर आता है वो प्लांट की, मैं से मिटा रहा हूँ, सेक्सुअल मैच्योरिटी को दर्शाता है, बताता है। तो अब हम देख लेते हैं कि जो फूल आने का पीरियड है उसके हिसाब से प्लांट को डिवाइड किया हुआ है किस किस चीज़ में, बाइनियल, एनुअल, पेरिनियल। ये क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं उनकी फ्लावरिंग से रिलेटेड इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, एनुअल प्लांट, बाइनियल प्लांट, एक ही एन आता है आई थिंक, माइनियल प्लांट और पेरिनियल प्लांट, ठीक है। तो एनुअल प्लांट कौन से होते हैं, जो क्या करते हैं, जो फूल देंगे एक बार ही पूरे 1 साल में, फ्लावर्स फ्लावर वंस इन अ ईयर, 1 साल के अंदर एक बार फूल दिया। ये क्या होते हैं, फ्लावर देते हैं एक बार इन 2 ईयर्स, 2 साल के अंदर। ध्यान देने की बात है, फ्लावर तो एक बार ही बात हो रही है, लेकिन ये टाइम पीरियड बदल रहा है, ये टाइम पीरियड बदल रहा है। क्या, फ्लावर वंस, यहाँ पे भी फ्लावर वंस था, यहाँ पर भी फ्लावर वंस है, और अगले में भी फ्लावर वंस ही होगा। क्या, फ्लावर वंस इन मैनी ईयर्स, कई सालों में एक बार दिया फूल। तो इन्हें कहते हैं हम क्या, पेरिनियल प्लांट्स। ठीक है, अब ये जो एनुअल प्लांट हैं और बाइनियल प्लांट है, इनके अंदर क्या होता है, इन दीज क्या, मैच्योरेशन नहीं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव, जो वेजिटेटिव फेज है, रिप्रोडक्टिव फेज है, और सेंसेंट, जो सेंसेंट फेज है, इज क्लियर कट एंड डिफाइंड।
मतलब उन्हें अलग एक तरीके से ये कह सकते हैं, ये जो तीनों पीरियड हैं उनको अलग तरीके से हम देख सकते हैं। मतलब एक ये हाँ अब तक वेजिटेटिव फेज हुआ, फिर वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव है, एक क्लियर कट डिफाइन होते हैं वो। लेकिन जो ये क्या है, ये जो होते हैं कौन से, पेरिनियल, इससे रिलेटेड ही बात कर रहे हैं, तो नॉट डिफाइंड, इनके अंदर क्लियर कट डिफाइंड नहीं होता, क्लियर कट ये डिफाइंड नहीं करते इन पीरियड को। तो आप इसे नोट करें। सबसे पहले पढ़ा एनुअल, एनुअल के अंदर हमने पढ़ा क्या कि एक बार फूल देंगे, फिर हमने पढ़ा बाइनियल कि एक बार फूल देंगे 2 साल में, ये 1 साल में एक बार देंगे, वो एक बार फूल देंगे कई सालों में। तो अब कौन कौन से प्लांट हैं, जैसे मैंने बात बताई थी आपको बैम्बू की, अब वो देख लेते हैं बैम्बू क्या है। और क्या एनिमल में भी ऐसा है कि जो एक ही बार रिप्रोडक्शन करता हो, हाँ वो भी है, वो भी बताते हैं। मैं इसे मिटा रहा हूँ। तो अब शुरू करते हैं फ्लावरिंग पीरियड या फिर रिप्रोडक्टिव पीरियड कह लीजिए एक तरीके से। तो फ्लावरिंग पीरियड अब हम पढ़ेंगे स्ट्रोबिलिया सुंथियाना और बैम्बू। तो फ्लावरिंग पीरियड जो है, ठीक है, पहला हम बात कर रहे हैं बैम्बू की। ये क्या है, ये फूल देगा फ्लावर वंस इन 50 ईयर्स, 50 सालों में फूल देगा एक बार, वंस एक बार ही फूल देगा केवल अपनी ज़िंदगी में। और वो कितने टाइम में देगा, 50 सालों में। और ये क्या करता है, इट टेक्स 5 years फॉर सीड जर्मिनेशन। 5 साल तो इसके सीड को ग्रो होने में लग जाते हैं। और जब आफ्टर जर्मिनेटिंग इट ग्रोज फास्टर, उसके बाद थोड़ा फास्टली ग्रो कर जाएगा, लेकिन सीड ग्रो कराने में ये टाइम लेगा। तो हम ये सब बातें भी पढ़ते हैं प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर, जो प्लांट हार्मोन वाला चैप्टर है, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइलिन, इथाइनिन, एब्सिसिक एसिड, ये जो हार्मोन है कि कौन सी डोरमेंसी को प्रमोट करता है, कौन तोड़ता है डोरमेंसी को, कौन इंटरनोड की लेंथ को एलोंगेट करता है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, क्लास 11th में पढ़ते हैं हम। तो उस पर से क्वेश्चन भी आता है जरूर नीट में। तो हमने पढ़ा 5 साल में जर्मिनेट कर जाता है ले। और जब ये फूल करता है, मतलब जब ये फ्लावर करता है, व्हेन इट फ्लावर्स इट प्रोड्यूस, ये बहुत सारे फूल वो बनाता है, फ्रूट्स, इट प्रोड्यूस मैनी फ्रूट्स एंड देन डाइज। उस टाइम पर ये उसके बाद क्या करता है, मर जाता है। तो बैम्बू बेचारा पूरी ज़िंदगी में एक बार ही रिप्रोडक्शन मीन्स फ्लावरिंग करता है और मर जाता है। तो क्या ऐसा एनिमल्स के अंदर भी, हाँ इन एनिमल्स देख लीजिए, एनिमल्स में देख लीजिए, एनिमल्स में ऐसा करने वाली है एक फिश, पैसिफिक सैल्मोन। स्पेलिंग में काफ़ी गड़बड़ कर रहा हूँ आजकल, क्योंकि MCQ टाइप ही क्वेश्चन में लगे हुए थे। हाँ, तो एनिमल्स क्या है, पैसिफिक सैल्मोन। और ये क्या करती है, ये भी अपनी लाइफ में एक बार ही रिप्रोडक्शन करती है। क्या, रिप्रोड्यूस ओनली 1 टाइम इन लाइफ, अपनी ज़िंदगी में एक ही बार करती है। इससे रिलेटेड है, हम इसे एनिमल किंगडम के अंदर पढ़ते हैं, कैटाड्रोमस माइग्रेशन, एनाड्रोमस माइग्रेशन। ये सब बातें मैं अभी ज़्यादा आपको डीप नहीं ले जा रहा हूँ उस चैप्टर में, नहीं तो एनिमल किंगडम ही स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो बस आप इसको याद कीजिए। क्या ये क्या करती है, मैराइन वाटर से फ्रेश वाटर में जाती है बच्चे देने, पर वहाँ पे जाके मर जाती है, फिर उसके बच्चे वापस फ्रेश वाटर से मैराइन वाटर में आ जाते हैं। तो ये सब बातें उस चैप्टर की है। तो बैम्बू हमने लिया पढ़, ठीक है। और एनिमल के अंदर होता है पैसिफिक सैल्मोन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, स्ट्रोबिलिया स्कुंथियाना के बारे में। दूसरा इंपॉर्टेंट है, ये सब बातें आपके एनसीईआरटी में भी दी हुई हैं। ये नहीं है कि मैं कोई बाहर से पढ़ा रहा हूँ या कोई सारी चीज़ें एडवांस ही चल रही हैं। एनसीईआरटी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ एनसीईआरटी ही करो, हाँ, पर कुछ सब कुछ कर लिया, एनसीईआरटी नहीं की तो बेकार है वो भी। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है।
पर एनसीईआरटी को समझने के लिए थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा जाना पड़ता है ताकि उसकी लाइन टू लाइन समझ आ जाए। अब दूसरी है स्ट्रोबिलियास कुंथियाना, इसका कॉमन नेम नीला कुरुंजी भी है। ये क्या है, ये देखिए, ये क्या है, इसके होते हैं ब्लू रंग के फ्लावर। और ये क्या कर दिया हमने, रोड साइड जो होती है, रोड है उसके साइड में इनको बो दिया, मतलब लगा दिया। तो अब क्या हुआ, तो एक स्ट्रेचेस बन गए, लॉन्ग स्ट्रेचेस। तो ये बहुत दूर तक ऐसे ही हैं। कहाँ पे, हिली एरियाज़ में। किन स्टेट्स में, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु के हिली एरियाज़ में रोड साइड पर इनको हमने क्या कर दिया, प्लांट कर दिया। इनको कब इंट्रोड्यूस किया गया था, इनको इंट्रोड्यूस किया गया था सितंबर और अक्टूबर मंथ के अबाउट 2006 में, ठीक है। और ये इसके लिए क्या स्पेशल पॉइंट है, ये क्या करता है, फूल देता है फ्लावर 1 in 12 ईयर। यहाँ पे वंस से जगह आप लिखिए आफ्टर, क्योंकि अगर मैं वंस लिखूंगा तो आप समझें कि जिंदगी में ही एक बार दे रहा है, नहीं, ये आफ्टर 12 साल बाद फूल देगा। अब देखते हैं इसको पहली बार कब लगाया था, प्लांटेड इन सितंबर, या प्लांटेड से अच्छा लिखे फ्लावर, इन्होंने पहली बार जब यहाँ प्लांट किए थे तो इन्होंने क्या किया था, फ्लावर इन सितंबर अक्टूबर 2006 में इनको लगाया गया था। तो अब क्वेश्चन आ सकता है कि अगर इन्हें 2006 में लगाया गया था तो 12 साल बाद ये फूल देते हैं, तो जो 2018 में बच्चे कोचिंग तैयारी कर रहे होंगे नीट की, तो उनसे पूछ जाने की प्रोबेबिलिटी थी उस साल की कि अब फूल वो कब देगा। अगर 2006 में दिया तो 2018 में फूल आएंगे, और फिर 12 साल बाद यानी कि 2030 के अराउंड में फूल आएंगे सितंबर अक्टूबर में। तो इस तरीके से ये फ्लावरिंग का क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि उसने 2018 में फ्लावरिंग की थी तो अब फ्लावरिंग कब करेगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। फ्लावरिंग की थी इसने, तो क्या हमने क्या किया, ये प्लांटेड किए कर दिए थे हमने, प्लांटेड ऑन द रोड साइड ऑन द हिली रीजन ऑफ द, कौन सी स्टेट, ये इंपॉर्टेंट है, स्टेट्स भी पूछ लेगा कभी भी। स्टेट कौन सी, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। तो जब इनको यहाँ पर प्लांट किया गया, दे फॉर्म, ये क्या करते हैं, ब्लू स्ट्रेचेस को फॉर्म करते हैं, मतलब एक लाइन, एक पट्टी सी बन गई रोड के साइड में, ऑन द साइड ऑफ रोड, ऑन द रोड साइड एंड अट्रैक्ट, इन्होंने बहुत लोगों को अट्रैक्ट द टूरिस्ट को इन्होंने अट्रैक्ट किया। क्यों, क्योंकि इसके अंदर थे प्रोड्यूस ब्यूटीफुल ब्लू कलर फ्लावर्स, ब्लू कलर के इसने क्या किए, फ्लावर्स आते हैं इस पर। तो इसकी वजह से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसने क्या किया, इसने ब्लू कलर की स्ट्रेचेस बना दी और वहाँ पर ब्लू कलर के फूल खिलते रहे साइड में, और जो रोड होती है वो रोड पे जब वो साइड में देखते थे तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, इसके फूल बहुत खूबसूरत थे, तो ये हुआ ख़त्म। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, मैं इसे मिटा रहा हूँ, नोट कर लीजिए। अब हम जो साइकिल्स होती हैं, क्या होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, धीरे धीरे अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और डीप जाएंगे कि क्या होती हैं ये साइकिल्स। और उससे भी पहले क्या होते हैं सीजनल ब्रीडर्स। ब्रीडिंग क्या होता है, देखिए ब्रीडिंग होता है जब मेल एंड फीमेल मेटिंग करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं एक अपना बेबी, तो वो होती है ब्रीड करना। और तो क्या टाइम पीरियड होता है ब्रीड, मतलब वो कब फिक्स करते हैं हम, देखिए उसके लिए होता है, कुछ होते हैं सीजनल ब्रीडर्स, कुछ होते हैं आपके कंटिन्यूस ब्रीडर। सीजनल ब्रीडर क्या होंगे कि एक पर्टिकुलर सीजन पर ही अपना ब्रीडिंग करते हैं वो, यानी कि फिक्स है। जैसे कि डॉग वगैरह हैं, इनका फिक्स है
कि ये इसी पीरियड में ब्रीडिंग करनी चाहिए। थोड़ी ठंड का आने का टाइम होता है, तो जब ये इनकी ब्रीडिंग करते हैं तो तभी आपको छोटे छोटे बच्चे उनके मिलेंगे आपको खेलते, क्योंकि तभी उन्होंने ब्रीड किया तभी उनके बच्चे पैदा हुए। लेकिन जैसे कि ह्यूमंस हैं वो कंटिन्यूस ब्रीडर हैं। कंटिन्यूस ब्रीडर मतलब जब तक उनकी रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हैं, जब तक वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, एक लाइफ होती है रिप्रोडक्शन की। जैसे कि फीमेल 50 के अराउंड के बाद रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, क्योंकि वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, उसके अंदर मेनोपॉज हो जाता है, ये सब आगे की बातें हैं। तो वो जब तक उसका रिप्रोडक्टिव पीरियड है वो कभी भी फिक्स कर सकती है, मतलब रिप्रोडक्शन कर सकती है, कभी भी यंग वंस को पैदा कर सकती है। तो जो ये हुए कंटिन्यूस ब्रीडर, और ह्यूमंस कंटिन्यूस ब्रीडर हैं। इसका एग्जांपल ये भी है क्योंकि आपको हर महीने के बर्थडे वाले बच्चे मिल जाएंगे। तो अगर हर महीने पैदा हो रहे हैं तो इसका मतलब यही हुआ वो कंटिन्यूस ब्रीडर्स हैं। तो टाइप ऑफ ब्रीडर्स के अंदर पहले आता है टाइप ऑफ ब्रीडर्स। टाइप ऑफ ब्रीडर्स पहला आता है इसके अंदर सीजनल ब्रीडर्स। सीजनल ब्रीडर्स, एक आता है कंटिन्यूस ब्रीडर। ब्रीडर्स, कंटिन्यूस ब्रीडर्स। देखिए सीजनल ब्रीडर्स वो होंगे कि जो ब्रीड only in their favorable season during their reproductively एक्टिव फेज। मतलब रिप्रोडक्टिवली एक्टिव तो हैं, लेकिन उनका एक पीरियड है कि इसी टाइम में, यानी कि उनका इसी फेज में जाकर वो रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन है? क्या मैमल्स लिविंग इन नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल या फिर वाइल्ड में जो रहते हैं, नेचुरल या वाइल्ड हैबिटेट में जो रहते हैं, जैसे कि लोयन हो गया, या तो ये जो नेचुरल और वाइल्ड हैबिटेट में रहते हैं तो ये क्या करते हैं, तभी करेंगे ब्रीड। तो मैमल्स क्या होता है? पहले मैमल्स आपको समझ आ रहा है। मैमल्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं। हम ह्यूमंस जो हैं वो भी मैमल्स हैं। मेमोरी ग्लैंड ये नहीं है कि केवल फीमेल्स का पार्ट है, यानी कि फीमेल्स के अंदर होती है मेमोरी ग्लैंड, नहीं, मेल के अंदर भी मेमोरी ग्लैंड होती हैं, लेकिन वो क्या होती हैं, फंक्शनल नहीं होती, डेवलप्ड नहीं होती। तो बट मेल के अंदर भी होती हैं, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्या, मैमल्स का। तो आप ये ध्यान रखिए। अब होते हैं कंटिन्यूस ब्रीडर्स की बात कर लेते हैं। कंटिन्यूस ब्रीडर्स क्या होते हैं कि वो दे कैन ब्रीड इन एनी सीजन, वो किसी भी सीजन में ब्रीड कर सकते हैं। कहाँ? ड्यूरिंग देयर एक्टिवली रिप्रोडक्टिवली एक्टिव फेज के अंदर। ये सब सेम ही है इधर वाला, ठीक है। तो इसका क्या एग्जाम्पल है? इसका एग्जाम्पल है मैनी मैमल्स। ज़्यादातर मैमल्स ऐसे ही होते हैं, मैनी मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस भी ऐसे ही हैं, ह्यूमंस भी ऐसे ही हैं। अच्छा, आपको एक और बात बताऊं, जैसे अगर लोयन को हम पिंजरे में बंद रख दें या फिर कहीं एक ऐसी जगह, तो अगर उन्हें वाइल्ड हैबिटेट नहीं मिलता कि कहीं भी घूमो जंगल में, तो कहीं भी घूमता है, तो वो रिप्रोडक्शन नहीं करते। अगर उसे बंद रखा जाए तो लोयन वगैरह ये रिप्रोडक्शन नहीं करते, तभी करेंगे जब ये फ्री हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि कारण क्या है इस चीज़ का? कारण क्या है इस चीज़ का कि वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन सीजन में ही करते हैं। देखिए कारण है, रीज़न, किनका रीज़न? इनका रीज़न ऑफ सीजनल ब्रीडर जो सीजनल ब्रीडर हैं, रीज़न ऑफ सीजनल ब्रीडर टू ब्रीड ओनली इन फेवरेबल सीजन, कि वो केवल फेवरेबल सीजन में ही रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं, ब्रीडिंग क्यों करते हैं? तो उसका कारण है ये क्या
कि उनके अंदर होने वाली साइकिल, देखिए आप भी इस चीज़ को ध्यान रखिए, क्या जो उनके अंदर साइकिल्स होती हैं, जब भी रिप्रोडक्शन करना होगा तो साइकिल्स होती हैं। कैसी साइकिल? मेंस्ट्रुअल साइकिल, एस्ट्रस साइकिल। आप ह्यूमंस में भी देखते हैं, जो गर्ल्स होती हैं उनकी होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, और जिन्हें पीरियड्स भी कहते हैं, मेंसेस भी कहते हैं। तो ऐसी ही साइकिल होने की, जब वो होगी तो ही आपका क्या नाम है रिप्रोडक्शन कर सकेगा, तभी तो ओवल्यूशन होगा। ओवल्यूशन के अंदर क्या होता है, क्या फीमेल गैमीट तभी मिलेगा, और जब फीमेल गैमीट होगा और उस टाइम पे ब्रीडिंग हो गई तो मेल गैमीट से वो फ्यूज़ हो जाएगा। फ्यूज़ होने के बाद तभी तो बेबी प्रोड्यूस होगा, ऑफस्प्रिंग तभी तो प्रोड्यूस होगा। मतलब रिप्रोडक्शन होने के पीछे कारण है उस साइकिल का होना। कौन सी साइकिल? रिप्रोडक्टिव साइकिल। क्या होती है वो अभी बता रहा हूँ कि रीजन टू ऑफ द सीजन ब्रीडर्स टू ब्रीड ओनली इन फेवरेबल सीजन। क्या कारण है? टू एग्जिबिट बिकॉज ऑफ द ऑकरेंस, लिख लीजिए, ऑकरेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल, कि वो रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है उनकी रिप्रोडक्टिव साइकिल वो कब होती है? उसी टाइम पीरियड में होती है। रिप्रोडक्टिव साइकिल, ऑकरेंस ऑफ द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन दैट सीजन ओनली, सीजन ओनली, कि वो रिप्रोडक्टिव साइकिल इनकी हो रही है उसी सीजन में। तो जब रिप्रोडक्टिव साइकिल होगी तभी तो गैमेट बनेगा और तभी तो वो आगे रिप्रोडक्शन होगा। तो अब ये रिप्रोडक्टिव साइकिल क्या होती है, अब ये पढ़ना होगा हमें। रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल, फिर एस्ट्रस साइकिल, एस्ट्रस साइकिल के भी टाइप पढ़ने होंगे हमें, और मंकीज की अलग कहानी है। क्या मंकी होता है उसमें दोनों टाइप की हो जाती है, देखते हैं। तो रिप्रोडक्टिव साइकिल क्या है? रिप्रोडक्टिव साइकिल, देखिए जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है ये एक साइकिल है किसकी? इट इज अ साइकिल ऑफ फीमेल्स। अभी मैं फीमेल्स की पढ़ा रहा हूँ। क्या रिप्रोडक्टिव साइकिल क्या मेल में होती है? हाँ, मेल में भी होती है। कौन सी? रट साइकिल होती है, वो मैं अभी पढ़ाऊँगा। तो साइकिल इन द फीमेल्स की पढ़ रहे हैं अभी, पहले फीमेल्स की पढ़ रहा है, तो ध्यान रखिए पहले फीमेल्स की पढ़ रहे हैं। तो इट इज़ अ साइकिल ऑफ फीमेल्स इन विच, या साइकिल या फिर कह लीजिए साइक्लिक चेंजेस, साइक्लिक चेंजेस इन द फीमेल इन विच क्या होता है? देयर इज साइक्लिक चेंजेस होते हैं किसके अंदर? चेंजेस इन द फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी ऑफ किसकी? ये ब्लैक पेन से लिख देता हूँ ज़्यादा अच्छा दिखेगा। फिजियोलॉजी ऑफ और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं उसकी फिजियोलॉजी में साइक्लिक चेंज आते रहते हैं। और क्या होता है? एंड इंक्रीज और डिक्रीज इन हार्मोनल, या फिर इससे अच्छा है एंड चेंज इन हार्मोनल लेवल, चेंज इन हार्मोनल लेवल। हार्मोन लेवल क्या होता है? चेंज होता है, जिसकी वजह से क्या आते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, और ये साइक्लिक होते हैं। कैसे साइक्लिक? ऐसा भी हो सकता है मंथ में हो रही हो साइकिल, ऐसा भी हो सकता है कि किस में हो रही हो, एक साल में हो रही हो। तो रिप्रोडक्टिव साइकिल वो साइकिल है। पहले हम फीमेल की बात कर रहे हैं, तो ये जो हम पढ़ेंगे अभी दो साइकिल, वो फीमेल की ही पढ़ रहे हैं। वो साइक्लिक है जिसके अंदर साइक्लिक चेंज होते हैं, किसमें? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, की फिजियोलॉजी में चेंजेस आते हैं और हार्मोन लेवल के में चेंजेस आते हैं। फिर उससे क्या होता है? इस साइकिल में आपका ओवल्यूशन होता है। ओवल्यूशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दी साइकिल्स। इन साइकिल्स में ओवल्यूशन होगा और ओवल्यूशन से ही आपका गैमीट मिलेगा। ओवल्यूशन से गैमीट मिलता है। गिव्स गैमीट, कौन सा? फीमेल, इससे फीमेल गैमीट मिलता है। ठीक है, तो कौन सी साइकिल होती हैं अब हम लिखने जा रहे हैं। एक होती है एस्ट्रस साइकिल, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल्स इन फीमेल पढ़ रहे हैं हम पहले।
क्या मेल में भी ऐसा होता है? हाँ होता तो है, लेकिन वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है जितना फीमेल्स के अंदर है। फीमेल्स के मेंसेस होते हैं, पीरियड्स होते हैं, तो वो एक साइक्लिक चेंजेस ही है, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। आप ये बताता हूँ एस्ट्रल साइकिल कौन सी होती है, तो आप लिखिए क्या, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल्स इन फीमेल्स, टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल्स इन फीमेल्स। ठीक है, इसके अंदर आप पढ़ रहे हैं पहली क्या, एस्ट्रस साइकिल, एस्ट्रस साइकिल। दूसरी आप पढ़ रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो जो एस्ट्रस साइकिल होती है ये है, इट इज अ ईयरली साइकिल, मतलब एक साल में होती है ये साइकिल। एस्ट्रस साइकिल ये एक साल में होती है, इसका मतलब हुआ ओकर वंस इन ईयर, एक बार साल में एक बार होती है। और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है ओकर वंस इन अ मंथ, एक महीने में होता है, तो इसको हम मंथली साइकिल भी कह देते हैं, मंथली साइकिल भी कह देते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, देखिए, इन दिस देयर इज, ये आपको दिख रहा है क्या, ये थोड़ी वीक हो गया हमारा, इन दिस देयर इज नो ब्लीडिंग, ब्लीडिंग खून नहीं निकलेगा इसके अंदर, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपकी ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग अकर्स, तो ब्लीडिंग इसके अंदर क्या होती है, होती है। ठीक है, तो ये किसके अंदर होती है, और एक सेकेंड, ठीक है, ये होती है ऑकर इन, किसके अंदर, जैसे कि काऊ, क्या काऊ, शीप, रैट, डियर, टाइगर, डॉग, ईटीसी। मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, इसके अंदर ब्लीडिंग नहीं हुई, ये मंथ में एक बार हुई, इसे मंथली साइकिल भी कहा जाता है। और ये जो है इसके ऑकर इन की किस किस में हो रही है, ये हो रही है ऑकर्स इन प्राइमेट्स, जैसे कि एप्स, मंकी और ह्यूमंस। ब्लीडिंग क्या मतलब है, ब्लीडिंग हो रही है, मैंने आपसे कहा था कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में फिजियोलॉजिकल चेंज आता है, इसके अंदर एंडोमेट्रियम का होता है ब्रेकडाउन, तो जिसकी वजह से होती है ब्लीडिंग। वो सब बातें आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर ब्रीफली पढ़ेंगे, कौन सी लेयर टूटती है, कौन सा हार्मोन फिर उसे सही करता है, ये सब बातें उसके अंदर आएंगी, आप इसे नोट कीजिए। देखिए, इसके बाद मैं इधर लिख रहा हूँ, इसके बाद एस्ट्रस साइकिल भी दो तरीके की हो सकती है, क्या, वो एक होती है मोनोएस्ट्रस साइकिल और एक होती है पॉलीएस्ट्रस साइकिल, मोनोएस्ट्रस, पॉलीएस्ट्रस साइकिल। देखिए, एस्ट्रस साइकिल, देखिए एस्ट्रस साइकिल के अंदर मेनली क्या होता है, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन होता है एक हार्मोन। क्या होता है एस्ट्रस साइकिल के अंदर, एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या हो जाता है, इंक्रीज इन एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन का हो जाता है इंक्रीज, और उसकी वजह से क्या करता है, दिस इंक्रीज, एक सेकेंड, एक कॉल आ जाती है इसकी जब मैं वीडियो बनाता हूं। ठीक है, तो दिस इंक्रीज क्या करता है, दिस इंक्रीज सेक्सुअल अर्ज, ये मानेंगे नहीं, एक सेकेंड,
ये जब मैं पढ़ाता हूँ तभी फ़ोन आते हैं बहुत। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, इंक्रीज़ होता है सेक्सुअल अर्ज, और कह सकते हैं सेक्सुअल डिज़ायर, सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ती है। ठीक है, इसको पीरियड ऑफ हीट भी कहा जाता है। ठीक है, एस्ट्रस साइकिल होती है अब दो तरीके की, क्या, मोनोएस्ट्रस साइकिल, और दूसरी होती है पॉलीएस्ट्रस साइकिल। इसके अंदर क्या होता है, ये साइकिल तो इनके अंदर एक बार ही होती है, यानी कि एक बार ही होगा साल में, बट इनके अंदर हार्मोन लेवल बढ़ता रहता है। क्या, इन दिस हार्मोन लेवल इंक्रीजेस ओनली वंस इन अ ईयर। एक साल में एक बार ही हार्मोन बढ़ेगा। कब, जब इनकी क्या होगी, वो वाली साइकिल होगी, एस्ट्रस साइकिल होगी इनके फेवरेबल पीरियड टाइम में। और इसके अंदर क्या होगा, पॉलीएस्ट्रस के अंदर लेवल ऑफ हॉर्मोन्स जो होंगे उनका बढ़ेगा लेवल। कब, मैनी टाइम्स इन अ ईयर, मैनी टाइम्स इन अ ईयर, तो कई बार इनका लेवल बढ़ेगा, तो उसके अंदर क्या हो बढ़ती है, आपकी सेक्सुअल अर्ज बढ़ती है। तो जो है सेकंड, तो जो है पॉलीएस्ट्रस और एक बार बढ़ने वाले की क्या एग्जांपल है, क्या, जैसे डॉग है, टाइगर है, इनका तो एक बार ही लेवल बढ़ेगा। और जो है होते हैं आपके पॉलीएस्ट्रस, जैसे काऊ, शीप, डियर, इनका बढ़ेगा आपका बार बार लेवल बढ़ता है, कई बार बढ़ता है लेवल एस्ट्रस साइकिल के अंदर। तो ये हो गए आपके पॉलीएस्ट्रस साइकिल। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ इधर का। मैंने आपसे बात की थी कि टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल्स, ये मैं मिटा रहा हूँ। तो अब मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ मेल वाली साइकिल के ऊपर, जिसको हम रट साइकिल कहते हैं। उसके अंदर क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है, बट ये साइकिल इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है कि जैसे ब्लीडिंग हो रही है इनके अंदर, या फिर कुछ वीकनेस, मूड स्विंग्स, ये सब होता है फीमेल्स के अंदर, जबकि मेल में तो इसका पता भी नहीं चलता। तो ये क्या होती है, रट साइकिल क्या होती है, रट साइकिल ये क्या है, इट इज़ a cyclic changes in the hormonal level का चेंज होता है टेस्टोस्टेरोन का होता है इन द मेल्स, और इसी को हम रट साइकिल कहते हैं। इसके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है मेल का सेक्स हार्मोन, और ये टेस्टोस्टेरोन ही उसको मेल को थोड़ी मस्कुलर और पावर प्रोड्यूस मतलब देता है। और ये सब बातें और आगे आएंगी इस वाले चैप्टर में, कैसे बियर्ड आती है मेल के और थोड़ा ये सब पावरफुल होते हैं थोड़े। तो ये जो रट साइकिल है, इनके हार्मोन लेवल टेस्टोस्टेरोन में क्या होता है, साइक्लिक चेंज होता है। और रट साइकिल के दौरान आपका इन दिस, इसके अंदर इंक्रीज हो जाते हैं क्या, यार ये ब्लैक मार्कर, टेस्टोस्टेरोन, तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज। और अब एक और बात, जो मंकीज़ होते हैं, मंकी के अंदर क्या होता है, मंकी के अंदर दोनों साइकिल्स हो सकती हैं। देखिए जो मंकी होता है, ये मैं ग्रीन मार्कर यूज़ कर रहा हूँ, तो मंकी होते हैं दो टाइप के। कैसे मंकी होते हैं, एक होते हैं ओल्ड वर्ल्ड मंकी, ओल्ड पुरानी दुनिया के, एक होते हैं न्यू वर्ल्ड मंकी, न्यू वर्ल्ड मंकी। देखिए ओल्ड वर्ल्ड किसे कहा जाता है, ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है एशिया एंड अफ्रीका को,
क्योंकि ये जो दो कॉन्टिनेंट हैं ये हैं बहुत पुराने, ओल्ड वर्ल्ड इसीलिए इन्हें कहा जाता है। लेकिन जो अमेरिका है उसे न्यू वर्ल्ड कहा जाता है क्योंकि वो अभी बसा है, ज़्यादा पुराना नहीं है न्यू अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है। तो जो ओल्ड वर्ल्ड मंकी होंगे वो मिलेंगे आपको फाउंड इन कॉन्टिनेंट्स इन ओल्ड कॉन्टिनेंट, पुराने कॉन्टिनेंट्स के अंदर मिलेंगे, लाइक एशिया, अफ्रीका, एशिया और अफ्रीका में मिलेंगे। और न्यू वर्ल्ड मंकी होंगे जो, हाँ, फाउंड इन न्यू कॉन्टिनेंट, नई दुनिया के मंकी होते हैं, नए कॉन्टिनेंट में मिलते हैं, जैसे कि लाइक अमेरिका। और इनके अंदर नए वर्ल्ड मंकी के अंदर होती है कौन सी, एस्ट्रस साइकिल। और इनके अंदर होती है पुराने वालों के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है इनके अंदर। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है इनके अंदर। तो अब हम इसके बाद पढ़ पाएंगे क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, क्या पढ़ पाएंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। और फर्टिलाइजेशन क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर एम्ब्रियोजेनेसिस, ये सब पढ़ते हैं हम। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा और मिटाकर एक और चीज़ बता दूँ आपको, जो बर्ड होती हैं, बर्ड जो उसके एग होते हैं वो कॉमर्शियल इम्पोर्टेंट है, मतलब क्योंकि लोग उसे खाते हैं। नॉन, मुझे नहीं पता अब एग जो होता है वो वेज में गिनता है, कोई कहता है वेजिटेरियन है, कोई कहता है नॉन वेज है, तो पता नहीं। तो एग जो होता है वो लोग खाने वाले बहुत हैं। तो क्या होता है, जो बर्ड है एक्चुअली वो सीजनल ओवल्यूटर है, मतलब अपने सीजन में ही ओवल्यूशन करता है। लेकिन क्या करते हैं, जो पोल्यूट्री फार्म्स होते हैं, पोल्यूट्री क्या होते हैं, जहाँ पर कैप्टिव बर्ड रखे जाते हैं, तो ओवल्यूट्री फार्म के अंदर उनको पोल्यूट्री फार्म के अंदर उनको रखा जाता है और उनको हार्मोनल मीन से उनको बार बार हार्मोन के इंजेक्शन लगाकर पूरे साल उनसे एग प्रोड्यूस करवाए जाते हैं। तो ये उनका कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो ये हम लिख लेते हैं पॉइंट्स, क्या, बर्ड्स आर सीजनल ओवल्यूटर, but they are commercially exploited in the poultry captive farms and by the hormonal mean they और क्या करते हैं कि जो सीजनल ओवल्यूटर होते हैं वो सीजनल ओवल्यूटर हैं बर्ड, लेकिन उनको कमर्शियली एक्सप्लॉइट किया जाता है पोल्ट्री कैप्टिव फार्म में, और बाय हार्मोनल मीन से उनसे दे आर मेड टू प्रोड्यूस एग थ्रू आउट द, पूरे साल उनसे एग प्रोड्यूस करवाए जाते हैं। तो ये उनका कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो अब हमारा ये सब पहले की बात है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो मेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्री फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन है, उससे पहले की बातें ख़त्म हुई। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स पढ़ेंगे। क्या इसके अंदर होता है प्री फर्टिलाइजेशन, की फर्टिलाइजेशन से पहले फर्टिलाइजेशन होता है और होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ये क्या है, इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस,
गैमेटोजेनेसिस के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि गैमीट्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, गैमीट कैसे प्रोड्यूस होते हैं, और टाइप ऑफ गैमीट भी पढ़ेंगे, oogamous क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, उनका फ्यूजन, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर हम पढ़ते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। तो अब एक एक को हम पकड़ कर सारा पढ़ेंगे। आप इसे नोट कीजिए, मैं इनमें मार्कर में इंक कर लेता हूँ फिल, ठीक है। हाँ, तो मैंने इंक कर ली है फिल, और अब हम शुरू कर सकते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इसके लिए मैं इसे मिटा रहा हूँ। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, इसके अंदर पहले आता है गैमेटोजेनेसिस, फिर होता है गैमीट का ट्रांसफ़र, जिसके बाद आपके हो जाएगा 2 गैमीट्स का फ्यूज़न, और उसके बाद वो जब फ्यूज़न होता है वो ही प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसके अंदर एम्ब्रियोजेनेसिस हम पढ़ते हैं। तो पहले हम पढ़ रहे हैं क्या, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसके अंदर क्या आते हैं, 2 चीज़ें, गैमेटोजेनेसिस, दूसरी गैमीट ट्रांसफ़र। गैमीट ट्रांसफ़र, देखिए गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, हमने पढ़ा कि गैमीट का फ्यूज़न होता है, लेकिन फ्यूज़न तो तब होगा गैमीट्स का जब पहले गैमीट बनेंगे। लोग गैमीट बनने की जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। इसको हम लिख रहे हैं, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। अच्छा, गैमीट्स जो होते हैं, गैमीट्स जैसे कि आपने देखा स्पर्म और जो एग है, और फिर जैसे प्लांट में देखें पोलन ग्रेन के अंदर जो होती है क्या, जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव जनरेटिव सेल, ये सब जो ये होते हैं, यही तो होते हैं गैमीट। एंड दीज आर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दीज आर हैप्लॉइड। अब आपकी कहानी शुरू होगी, ये हैप्लॉइड क्या होता है, ये डिप्लॉइड क्या होता है। देखिए, अब आप इसको अच्छे से समझिए, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। आपको इसको मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ। जैसे एक ह्यूमंस है, ह्यूमंस के अंदर क्रोमोसोम आपको पता है 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि हाफ होता है, मतलब इसके हाफ करें तो हुए 23, और ये होते हैं पेयर, यानी कि 23 पेयर और 46 क्रोमोसोम, हम इसे कह सकते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम या फिर 46 टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमारे अंदर 2 पेयर हैं, 2n, ह्यूमंस जो हैं हम, वो 2n है, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। इसके अंदर हमारे अंदर है 46 क्रोमोसोम, यानी कि 23 के 2 पेयर। हम कैसे बने हैं, हम बने हैं जब फादर और मदर के गैमीट फ्यूज हुए हैं, तो हम एक नया ऑफस्प्रिंग बना है, नया ह्यूमन बना है। तो बात ये होती है कि जो गैमीट होता है उसके अंदर सिर्फ 23 क्रोमोसोम होते हैं, 23 इधर फादर के, 23 मदर के, फ्यूज होकर 46, यानी कि हम हैं डिप्लॉइड, और डिप्लॉइड को रिप्रेजेंट करते हैं हम 2n से, 2n, n हैप्लॉइड होता है, n हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो जो गैमीट हुए 23 फादर से आए, 23 मदर से आए, तो ये आपस में मिलकर एक पेयर बन गए, मतलब 23 पेयर हो गए, क्योंकि 23 क्रोमोसोम इधर से, 23 क्रोमोसोम पहले से, दूसरे से, तो ये पेयर बनते चले गए, टोटल नंबर ऑफ हो गए 46 क्रोमोसोम। तो हम जो हैं वो हैं डिप्लॉइड, पर जो गैमीट है वो है हैप्लॉइड। कैसे बनता है अभी बताऊंगा। तो हैप्लॉइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं n से। देखिए कैसे बनते हैं गैमीट। हमारी बॉडी के अंदर ये इधर इस हटाओ, देखिए हमारी बॉडी के अंदर 2 टाइप की सेल होती हैं, डिप्लॉइड सेल्स। डिप्लॉइड सेल यानी कि 2n, और होती हैं 2-3। क्या, एक होती है सोमैटिक सेल, एक होती है मियोसाइट सेल। देखिए दोनों ही 2n है, ये डिप्लॉइड है तो दोनों ही डिप्लॉइड है, ठीक है। सोमैटिक सेल क्या होती है? सोमैटिक सेल वो सेल जो पूरी बॉडी में प्रेजेंट है एक्सेप्ट उस जगह के जो गैमेट बनाती है। मियोसाइट सेल वो सेल है जो हैप्लॉइड तो है लेकिन रिडक्शनल डिवीजन कर कर बनाएगी गैमीट। तो आपकी जैसे खाल है,
कुछ भी है, पूरी बॉडी की सेल्स है, लीवर की सेल आप देख लीजिए या ब्रेन की किसी भी चीज़ की आप सेल देख लीजिए, ये आपकी होंगी डिप्लॉयड। और ये है सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल क्या करती है, ये गैमेट नहीं बनाती, ये बॉडी की सेल है, पर जो मियोसाइट होती है वो कहाँ होती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में प्रेजेंट होती है, और ये आपकी बनाती है क्या, क्या बनाती है, गैमीट। मियोसाइट सेल प्रोड्यूस गैमीट बाय रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन से कैसे, तो ये 2n है, ये है मियोसाइट सेल, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी मैं गड़बड़ करता रहता हूँ, गड़बड़, मियोसाइट सेल, और इसके अंदर हुआ आपका रिडक्शनल डिवीजन, और ये बन गया आपका n। ये है आपका गैमीट जो कि क्या है, हैप्लॉइड है। क्या बात, मतलब क्या समझ आई, मतलब ये समझ आई, फादर जो है वो 2n होता है, उसके अंदर यानी कि उसके टेस्टिस जो होते हैं वो गैमीट बनाते हैं, तो जो गैमीट होता है वो n होता है। तो फादर की मियोसाइट सेल ने क्या हुआ, रिडक्शनल डिवीजन करने के बाद, जो खुद 2n थी तो उसने रिडक्शनल डिवीजन करने के बाद बनाया n, यानी कि गैमीट बनाया। ऐसे ही गैमीट जो मदर का होता है ओवम, वो क्या होता है, एग कह लीजिए, वो क्या होता है, वो भी रिडक्शनल डिवीजन करके मियोसिस होकर ही आता है आपका गैमीट उधर भी। तो दोनों तरफ रिडक्शनल डिवीजन हुआ, और जो खुद डिप्लॉयड सेल थी मियोसाइट सेल, उसने रिडक्शनल डिवीजन कर कर बनाया क्या, गैमीट। और जब दो गैमीट मिलकर बनते हैं वो फिर से डिप्लॉयड हो जाता है। तो ये साइकिल चलती रहती है, क्या, आधे हुए क्रोमोसोम नंबर किस में, मियोसिस में, और फिर डबल हो गए फर्टिलाइजेशन में। तो ये जो साइकिल चलती रहती है, ठीक है। तो ये हो गया, मैं इधर मिटा रहा हूँ, कैसे आपको समझ आया, अभी दिखाता हूँ मैं एक और, देखिए आप तरीका। ये फादर है, 2n है, ये मदर है, 2n है, इन्होंने अपना गैमीट बनाया n, इन्होंने अपना गैमीट बनाया n, इनका हुआ फ्यूज़न और ये बन गया 2n, ये है जाइगोट, ये फिर बन गया न्यू ह्यूमन, यानी कि ये है 2n, फिर इसने रिडक्शनल डिवीजन कर कर n बनाया, गैमीट बनाया, जो फीमेल, दूसरी फीमेल जिससे आया दूसरा गैमीट, फिर ये फ्यूज़न हुआ, एक इसने बनाया n, तो अब इन दोनों का फिर फ्यूज़न होकर बन जाएगा 2n। तो हाफ हो रहे हैं, फिर से मिलकर 2n हो रहे हैं, हाफ हो रहे हैं, फिर से मिलकर 2n हो रहे हैं। तो जो गैमीट बनता है वो आधा होता है, रिडक्शनल डिवीजन से बनता है, और फर्टिलाइजेशन जो होता है दो गैमीट के फ्यूजन से मिलकर बनता है। तो ये एक साइकिल चलती रहती है, कैसे, बस आधे हुए दो हुए, आधे हुए दो हुए, तो ये सब इसका चलता रहता है। तो हम एनसीईआरटी में इसके थोड़े से एग्जाम्पल दिए हुए हैं, लेकिन हमारी बॉडी तो 2n है, तो क्या ऐसा होता है कि सभी 2n ही होते हैं? अरे या फिर तो ऐसा भी हो सकता है कि जो हैप्लॉइड है वो तो फिर कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर ही नहीं सकता, ऐसा होता है क्या? क्योंकि जिनकी बॉडी हैप्लॉइड है खुद पहले से ही n, तो क्या वो कैसे बनाएंगे भाई, वो कैसे और रिडक्शन करके n/2? नहीं, अब आप समझिए, देखिए जो हैप्लॉइड है, मैं इसे मिटा रहा हूँ यहाँ पे, देखिए जो हैप्लॉइड है उसके एग्जाम्पल पहले आप देखिए। मैंने आपको शुरू में ही एक चीज़ बताई थी, क्या मैंने आपको किंगडम में क्लासिफाई किया था। अब देखिए क्या कितना इंपॉर्टेंट है, 5 किंगडम्स जो थे, अभी इसमें से ही एग्जाम्पल निकलते चले जाएंगे, आप ध्यान, इसीलिए तो पढ़ाए थे मैंने पहले। मोनेरा होता है पहला, फिर होता है फंजाई, सॉरी प्रोटिस्टा है, फिर है फंजाई, फिर है आपका प्लांट, फिर है आपका एनिमल। इसके अंदर हमने पढ़े थे एल्गे, इसके अंदर ब्रायोफाइट, आप इस टेबल को ध्यान रखें, हर जगह काम आती है। फिर आते हैं टेरिडोफाइट, फिर आते हैं जिम्नोस्पर्म, और फिर आते हैं आपके एंजियोस्पर्म।
तो हैप्लॉइड बॉडी के क्या एग्जाम्पल दे रखे हैं? हैप्लॉइड के एग्जाम्पल हैं, इसके एग्जाम्पल एनसीईआरटी में भी हैं, मोनेरा, फंजाई, एल्गे। तो ये जो होते हैं ये होते हैं आपके क्या हैप्लॉइड। और इसका एक और आता है क्या, ब्रायोफाइट। इनकी बॉडी हैप्लॉइड होती है। अब जब इन्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होता है तो इनके अंदर क्या होता है पता है क्या? हैप्लॉइड के अंदर अगर हैप्लॉइड को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना हो, इफ डूइंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे प्रोड्यूस गैमीट बाय माइटोसिस, गैमेट बाय माइटोसिस। मतलब इनकी बॉडी खुद एन है पहले से ही, ये क्या करते हैं, माइटोसिस। माइटोसिस क्या होता है, इक्विटेशनल डिवीजन। इक्विटेशनल डिवीजन मतलब जितने हैं उतने ही रखता है डिवीजन होने के बाद भी। तो ये फिर इसने एन बना लिया, तो ये बन गया आपका गैमीट। ठीक है, और फिर ये फ्यूज हो जाते हैं तो जायगोट, जायगोट तो 2n हो गया। तो फिर क्या ऑर्गेनिज्म बन जाता है? नहीं, पता है क्या होता है, इनके अंदर ये जो n है ना, ये गैमेट, ये स्पोर की तरह हो जाता है, या तो ये फिर ग्रो हो जाता है, ठीक है, या फिर जायगोट भी बन जाता है। तो जायगोट में मियोसिस हो जाती है। ये सब प्लांट किंगडम के अंदर पढ़ते हैं कि जायगोटिक मियोसिस किसकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो बस आप इनको एग्जाम्पल को फिलहाल अभी अच्छे तरीके से याद रखें। ये मैंने चार्ट इसलिए बनवाया था कि आपको समझ तो आए कि मोनेरा फंजाई कहाँ होते हैं, ये ब्रायोफाइट कहाँ की बात चल रही है, प्लांट के अंदर होती हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब जो होते हैं क्या, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड देखिए, ये वाला जो हिस्सा है, ये ग्रीन से, ये है एग्जाम्पल ऑफ डिप्लॉइड। ये डिप्लॉइड होती हैं, इनकी बॉडी होती है 2n। ये गैमेट बनाएंगे रिडक्शनल डिवीजन से। रिडक्शनल डिवीजन क्या होता है, वो होता है आपका मियोसिस। मियोसिस और माइटोसिस ये सब हम पढ़ते हैं क्लास 11th में, सेल साइकिल में। और ये उसके अंदर अच्छे से इसकी सारी क्लास वो पढ़ाई जाती है, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, वो सब बातें उसी के अंदर आती हैं। अच्छे से दिख रहा है आपको। एनिमल्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और सारे एनिमल्स, मतलब मोस्टली कह दीजिए मोस्टली। तो ये एग्जाम्पल हैं आपके डिप्लॉइड। डिप्लॉइड लिखा हुआ है 2n, ठीक है। तो अब हमने इनको पढ़ लिया। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ। अब देखिए, गैमीट जो होते हैं वो मेल गैमीट होता है, एक फीमेल गैमीट होता है। अब और ये भी नहीं कि अब जैसे प्लांट है, ऐसे भी प्लांट होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, एक ही प्लांट के अंदर दोनों सेक्स हैं, मतलब दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल भी है उसके अंदर, फीमेल भी है। और ऐसे भी हैं जिनके अंदर की सिर्फ या तो प्लांट के अंदर जो है वो केवल आपका मेल ही है, या फिर वो केवल फीमेल ही है। तो मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल पढ़ लें पहले, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या क्या हैं, जैसे कि आपका है स्टेमन, प्लांट, कौन सा, एंजियोस्पर्म्स में, ठीक है। दूसरा है आपका स्टेमन हो गया, और दूसरा है एंथ्रीडियम। ये किसके अंदर है, ये है आपका एल्गे। कौन सी एल्गे, ये एल्गे के अंदर ही आता है मेनली। चारा है इसका, चारा एल्गे का नाम है, ठीक है। और ठीक है, ये हो गए। और अब ऐसे ही क्या होते हैं, फीमेल के होते हैं। फीमेल के अंदर क्या होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आप ऊपर से ही देख लीजिए, ठीक है। ये होता है पिस्टिलेटेड फ्लावर जो होता है, इसका एग्जाम्पल भी वही है, प्लांट इन एंजियोस्पर्म, यही इसका एग्जाम्पल है। और दूसरा होता है उगोनियम।
ये किसके अंदर होता है, ये भी एल्गी, चारा एल्गी के अंदर होता है ओगोनियम। ठीक है, तो ये हुए आपके इसके एग्जाम्पल। ठीक है, ओगोनियम, एंथ्रीडियम, ओगोनियम हो गए। और एक और है, जैसे हम कह सकते हैं इसे एंथ्रीडियम, ओगोनियम। और अब हम बात करेंगे क्या, गैमीट, मेल और फीमेल गैमीट के बारे में। ये तो हो गया ख़त्म। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, मैं साइड हो रहा हूँ थोड़ा। हाँ, तो नोट कर लिया आपने। ठीक है, यही नहीं, ये जो मैंने आपको मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ाए हैं, इसके एनसीईआरटी में भी इवन डायग्राम दिए हुए हैं। आप एक एक और ऐड कीजिए इसके अंदर। क्या, आर्चिगोनियोफोर, ये होता है मार्केंशिया में। और ये एक इसका जो मेल है वो है एंथ्रीडियोफोर, एंथ्रीडियोफोर, ये है मार्केंशिया में। ठीक है, ये क्या है, ब्रायोफाइट, ये एक ब्रायोफाइट है, ये ब्रायोफाइट। ठीक है, इसके एनसीईआरटी में क्या डायग्राम दिए हुए हैं मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। एनसीईआरटी में देखिए, ये देखिए, ये जो है ये है चारा का डायग्राम। इसको यहाँ पे जूम कर दिखाया गया है। ओगोनियम और एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन, ओगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन। और ये सी है चारा जो है एल्गी। तो इसके अंदर ध्यान देने की बात है, अगर आपको लेबलिंग करने को आ जाए तो ओगोनियम यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन ऊपर प्रेजेंट होता है मेल सेक्स ऑर्गन से। मेल सेक्स ऑर्गन है एंथ्रीडियम, जो कि क्या नीचे प्रेजेंट है। ऐसे ही आप देखिए फीमेल थैलस और मेल थैलस क्या होता है इसके अंदर, ये है मार्केंशिया के अंदर। क्या है इसका मतलब, ये है देखिए, फीमेल थैलस और मेल थैलस अलग अलग प्लांट पर हैं, अलग अलग थैलस पर हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये है डायोसियस प्लांट। डायोसियस, मोनोसियस क्या होता है वो मैं अभी बताता हूँ। मोनोसियस होता है कि एक ही प्लांट के अंदर दोनों सेक्स होना, यानी कि अगर एक ही पेड़ के अंदर, जैसे ये दोनों सेक्स एक ही पेड़ के अंदर है, तो पर डायोसियस के अंदर होता है कि मेल का अलग, फीमेल का अलग। ठीक है, अब इनको कैसे पहचानेंगे, डायग्राम आपको देगा। आप ध्यान से देखेंगे, इसके अंदर आर्चिगोनियोफोर यानी कि फीमेल थैलस के अंदर है आर्चिगोनियोफोर, और ये इसके ऊपर एक ब्यूटीफुल सा फ्लावर बना हुआ है। तो फीमेल ब्यूटीफुल फ्लावर, तो फीमेल ब्यूटीफुल फ्लावर मतलब फीमेल भी ब्यूटीफुल होता है और फ्लावर ब्यूटीफुल होता है। मेल तो ऐसे ही है, देखिए उल्टा सीधा सा फ्लावर है। या फिर ऐसे याद कर सकते हैं, जो फीमेल होती हैं वो क्या बनाती हैं, चोटी। तो ये चोटी बनी हुई है, और जो मेल थैलस है उसके बाल होते हैं बिखरे हुए, तो एंथ्रीडियोफोर मेल थैलस। तो ये आप डायग्राम इससे पहचानेंगे। ठीक है, और आप ये भी देखिए, क्या मोनोसियस, डायोसियस वो होते हैं जो अलग अलग होते हैं प्रेजेंट, मतलब या अलग बॉडी में एक सेक्स होगा, यानी कि मेल कोकरोच, फीमेल कोकरोच, ये देखिए अलग अलग बॉडी में है। और ये है, जैसे ये है आपका अर्थवॉर्म, और जो अर्थवॉर्म है वो बाइसेक्सुअल होता है। ये सब अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, क्या होता है बाइसेक्सुअल, क्या होता है यूनिसेक्सुअल। तो ये डायग्राम आप एनसीईआरटी से ज़रूर अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं एक बार टाइप्स ऑफ गैमीट, कि गैमीट कैसे टाइप होते हैं। आपको पता है, एक होता है मेल गैमीट, एक होता है फीमेल गैमीट। तो गैमीट के कैसे टाइप, इस पर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी आया हुआ है। क्या क्वेश्चन अभी मैं बताऊंगा। इसमें गैमीट कैसे होते हैं, कि गैमीट मोटाइल हैं या नॉन मोटाइल हैं, या फिर गैमीट दिखने में एक जैसे हैं या एक जैसे नहीं हैं, मेल और फीमेल, और ये सब। और अलग अलग गैमीट को क्या कहते हैं, ओगैमस क्या होता है, और वो किस कंडीशन, उनके क्या एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ गैमीट। टाइप्स ऑफ गैमीट्स, ठीक है, इसके अंदर पहले आता है होमोगैमीट्स, इसको आइसोगैमीट्स भी कहा जाता है। मतलब होमो का मतलब होता है कि आप मेल और फीमेल के अंदर अच्छे से डिस्टिंग्विश कर नहीं बता सकते कि वो एक दूसरे से जैसे दिखते हैं।
and male gamete looks so similar such that they cannot be easily identified, कि उन्हें आसानी से आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, और ऐसे ही होते हैं एक हेट्रोगैमीट्स, मतलब HETERO हेट्रोगैमीट्स। हेट्रोगैमीट्स का मतलब कि एनाइसोगैमस भी कहते हैं इसे, कि वो हैं अलग अलग, यानी कि फीमेल और मेल गैमेट इजीली डिस्टिंग्विश हो सकते हैं। easily distinguish between male and female gamete, female gamete। ठीक है, अब इनके टाइप होमोगैमीट के अंदर, मैं यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ, इसके टाइप होमोगैमीट के अंदर होता है एक मोटाइल, यानी कि होमो भी है और मोटाइल भी है। एक है नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल, एक है मोटाइल, एक है नॉन मोटाइल। तो होमो हुए वो जो क्या हुए, होमो हुए वो जो हुए एक जैसे, मेल एंड फीमेल आप उन्हें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। हेट्रोगैमीट हुए कि आप उनमें आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो ये हुए आपके हेट्रोगैमीट और ये हुए होमोगैमीट। तो अब इनके एग्जाम्पल मोटाइल के अंदर क्या होता है और नॉन मोटाइल का एक एग्जाम्पल क्या है। देखिए, इसका तो है एग्जाम्पल स्पायरोगायरा, ये इवन आपके एनसीईआरटी में भी लिखे हुए हैं। ये आपकी होती है एल्गी, और ये मोटाइल का एग्जाम्पल है क्लैडोफोरा, डोफोरा, और दूसरा एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स। अगर आपसे ये दोनों ही एल्गी हैं, अगर आपसे ये पूछा जाए कि इनमें से कौन सा गैमीट नॉन मोटाइल और होमोगैमीट का एग्जाम्पल है, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे नॉन मोटाइल होमोगैमीट, यानी कि स्पायरोगायरा इसका है एग्जाम्पल। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, यूडोरिना, फ्यूकस और ह्यूमन। ह्यूमन में भी तो मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं, और यूडोरिना, फ्यूकस और ह्यूमन, तो ये है, ये भी एल्गी है। ठीक है, तो ये हुए आपके एग्जाम्पल। अब एनाइसोगैमस के अंदर एक स्पेशल केस आता है। क्या स्पेशल केस, क्या वो होता है, इफ यदि मेल, इसको अच्छे से लिखते हैं, इन एनाइसोगैमस कंडीशन, मतलब एनाइसोगैमस कंडीशन हो गई, मतलब मेल एंड फीमेल अलग तो हैं, बट फीमेल इज लार्जर इन साइज देन मेल गैमीट, फीमेल गैमीट लिखिए। Then it is called oogamous, इसको oogamous कहा जाता है। ठीक है, और इसके अंदर ये भी याद रखिए कि फीमेल नॉन मोटाइल होती है, फीमेल इज नॉन मोटाइल। तो ये हुए आपके टाइप ऑफ गैमेट्स। ठीक है, तो अब मैंने आपसे कहा था कि बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल, मोनोसियस, डायोसियस, ये सब हम बात करें। तो अब हम देख लेते हैं क्या मोनोसियस, डायोसियस और बाइसेक्सुअल ये सब क्या है। देखिए, मैंने आपसे कहा था एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल और फीमेल सेक्स दोनों प्रेजेंट हैं,
तो वो होता है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल ये क्या एनिमल, हाँ कुछ एनिमल्स भी होते हैं बाइसेक्सुअल, और कुछ प्लांट, हाँ प्लांट भी होता है, तभी तो जाकर उनमें जेनेटोगैमी होगी या फिर ऑटोगैमी होगी, वो सब आगे की बातें हैं। ऑटोगैमी क्या होते हैं, हाँ पर होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्या है बाइसेक्सुअल। देखिए बाइसेक्सुअल क्या, व्हेन बोथ मेल एंड फीमेल reproductive organ are present in a single organism की बॉडी। ऑर्गेनिज्म बॉडी में अगर मेल भी है और फीमेल भी है तो वो होती है बाइसेक्सुअल कंडीशन। और अब बाइसेक्सुअल कंडीशन को अगर यही कंडीशन प्लांट में देखी जाए तो उसे कहते हैं मोनोशियस। मोनोशियस। और यही कंडीशन अगर एनिमल में देखी जाए तो इसे कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। कि हर्माफ्रोडाइट क्या हुआ कि एनिमल एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एनिमल से बिलोंग करता हो, जिसके अंदर मेल और फीमेल सेक्स दोनों ही प्रेजेंट हो, तो उसे कहते हैं क्या, हर्माफ्रोडाइट। और अगर यही कंडीशन फंजाई में भी हो सकती है, क्या फंजाई में भी आपके मेल और फीमेल दोनों ही प्रेजेंट हो जाएं, तो उसे कहते हैं होमोथैलिक। समझ आया कि क्या होती है बाइसेक्सुअल कंडीशन, और मैंने क्यों कहा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए दो ऑर्गेनिज्म, जरूरी नहीं कि वो अलग दो ही ऑर्गेनिज्म मिलें तो ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। ये बात एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है। क्या, अभी दिखाता हूँ मैं आपको एनसीईआरटी में कि क्या, ये देखिए आप ये पढ़िए। Sexual reproduction in organism generally involve the fusion of gamete from the two individual। जनरली तो ऐसा ही होता है कि दो ऑर्गेनिज्म के गैमीट मिलेंगे और आपका फिर फ्यूजन हो जाएगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। और ये देखिए फिर, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। कब फेल हो जाती है बात, ये जब फेल हो जाती है जब एनिमल यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है वो हर्माफ्रोडाइट हो, यानी कि उसके अंदर दोनों ही, या हर्माफ्रोडाइट हो, और प्लांट के अंदर अगर सेक्सुअल है यानी मोनोशियस हो, तो जब उसके अंदर एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों ही आपके सेक्स प्रेजेंट होंगे तो वो आपकी ये बात फेल हो जाएगी कि दो पेरेंट्स चाहिए, क्योंकि वो एक के अंदर ही आपके दोनों गैमीट प्रोड्यूस कर पा रहा है। ठीक है, और आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या कहा था उन्होंने, सिंगल पेरेंट है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गैमीट फॉर्मेशन, तो इसे असेक्सुअल कहते हैं। और जब दो पेरेंट अपोजिट सेक्स से पार्टिसिपेट करते हैं तो वो सेक्सुअल है। तो ये एनसीईआरटी थोड़ा कंफ्यूज करती है, और अब कोई बच्चा इसे यहाँ से पढ़कर कहेगा कि हाँ दो पेरेंट होते हैं, फिर आपका नीट और या फिर अच्छे पेपर में आपका आ जाएगा क्वेश्चन कि ये ज़रूरी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उन्होंने फिर पीछे ये भी कह रखा, तो बच्चा कंफ्यूज होता है। उसके पीछे कारण है ये सब बाइसेक्सुअल कंडीशन की एक के अंदर ही दोनों का प्रेजेंट होना। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इनके एग्जाम्पल। मोनोशियस, देखिए मोनोशियस के अपोजिट हो, तो मैं इसे मिटा दूँ। मोनोशियस के अपोजिट होता है डायोशियस। मोनोशियस और डायोशियस आप इसे कैसे याद रखें, मोनोशियस के अंदर होते हैं दोनों ही सेक्स, यानी दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही बॉडी में, तो वो अकेली ही बॉडी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेगी, अकेला ही ऑर्गेनिज्म। और ये प्लांट के बारे में टर्म यूज होती है, क्या टर्म यूज होती है, मोनोशियस। एक होते हैं मोनोशियस और डायोशियस। अब एक ऐसे याद रखें, मोनोशियस, मोनो ऐसे याद रखें, मोनो में दोनों, मोनो में दोनों, मोनोशियस यानी कि दोनों उसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। मोनोशियस, इधर डायोशियस। मोनोशियस डायोशियस। मोनोशियस के अंदर व्हेन बोथ मेल एंड फीमेल, व्हेन बोथ एंड मेल एंड फीमेल reproductive organ
प्रेजेंट इन अ सिंगल बॉडी, एक ही बॉडी के अंदर दोनों प्रेजेंट है। इसका क्या फंडा है, इसका क्या फंडा है मोनोशियस का, इसका फंडा है मेरे को क्यों कहा पाइनस पी, मेरे को क्यों कहा पाइनस पी, मेरे मोनोशियस को कोकोनट क्यों चारा, नहीं क्यों का चारा नहीं, कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी फैमिली होती है, ठीक है। कहा चारा पाइनस पी पी। तो आप इसके सीधे सीधे एग्जाम्पल इनको याद रखें। और अब क्या है, ये टर्म यूज़ किसके लिए होती हैं, ये होती हैं यूज़ प्लांट के लिए, मोनोशियस डायोसिस। इसके अंदर क्या है, ओनली वन आइदर मेल या फीमेल प्रेजेंट इन अ बॉडी, एक बॉडी में या तो मेल होगा या फीमेल होगा। तो इसका क्या आंसर है, इसका क्या फंडा है, मतलब एग्जांपल्स का, इसके एग्जांपल का फंडा है दूर दर्शन पर क्रिकेट मैच, दूरदर्शन पर क्रिकेट मैच, दूर मतलब डायोसिस, दर्शन एक सेकंड पर, क्रिकेट मैच, मैच है मार्केंशिया, क्रिकेट साइकस, दूरदर्शन पर पपाया, और यह है दर्शन डेट पाम। तो ये आपके डायरेक्ट याद होने चाहिए, क्या, एग्जाम्पल मोनोशियस और डायोसिस के, ठीक है। तो अब हमने ये पढ़ा और हम सीधे सीधे आपके एग्जाम्पल इसके भी देख लेते हैं। हार्मोफ्रोडाइट, ये सॉरी होमोथैलिक नहीं, हार्मोफ्रोडाइट के एग्जाम्पल। हार्मोफ्रोडाइट के क्या एग्जाम्पल, यानी कि वो क्या, कौन से एनिमल है जिसके अंदर दोनों ही सेक्स एक ही बॉडी में प्रेजेंट है, तो वो है आपके एग्जाम्पल इसके क्या, पहला अर्थवॉर्म। ये मैं अपने पास से नहीं दे रहा हूँ, हालांकि कुछ इसमें मैंने ऐड किए हैं, थोड़े से प्लांट किंगडम के भी मैंने, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है उसके भी थोड़े से मिलाए हैं, जिससे कि आपको एक जगह सारे याद करा दिए और आपको इसका फंडा भी दे दिया। दूसरा है टेपवॉर्म, तीसरा है लीच, और चौथा है स्पंज। तो आपने अब हर्मोफ्रोडाइट के भी एग्जाम्पल याद कर लिए, और होमोथैलिक के आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी इनके कोई ऐसे एग्जाम्पल नहीं दिए हुए हैं फंजाई के एडवांस के, आप होमोथैलिक या फिर अलग तरीके से उन्हें डिस्टिंग्विश करें। आप नॉर्मल इन्हीं को याद कीजिए, इन्हीं में से ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और अब होता है क्या, डायोसिस। डायोसिस को दूसरा क्या भी कह सकते हैं, एक तरीके से आप इसे यूनिसेक्सुअल भी कह सकते हैं, यूनिसेक्सुअल, यानी कि एक ही सेक्स प्रेजेंट है बॉडी में, या तो मेल है या फिर फीमेल है। तो बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल के अंदर आपको डिफरेंस समझ आ गया, ठीक है। तो अब मैं आपको पढ़ाने वाला, मैंने आपको डिप्लॉयड और हैप्लॉयड कंडीशन बता दी, लेकिन एनसीईआरटी में एक चार्ट की फॉर्म में क्या दिया हुआ है, क्रोमोसोम दिए हुए हैं कि किसके अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि एप्पल के अंदर कितने, ओफ्यूग्लोसम है ऐसे एक पेड़ है तो उसके अंदर कितने। तो ये मैं चार्ट अभी आपको पॉज कर बनाऊंगा, और मैं क्वेश्चन भी लिखूंगा एक, क्या, जो आई थिंक नीट में आया हुआ है, आई थिंक मुझे देखना पड़ेगा इस चीज़ से रिलेटेड कोई, तो मैं नोट कर रहा हूँ क्वेश्चन, वो चार्ट। हाँ, तो क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, और आपको ये क्रोमोसोम वाली टेबल भी पूरी करनी है जो एनसीईआरटी में दी हुई है, ठीक है। तो एक बार ये टेबल देख लेते हैं। मैंने आपसे बताया ये ऑर्गेनिज्म लिखे हुए हैं, ये उनके अंदर होते हैं क्रोमोसोम इन म्योसाइट, यानी कि 2n वाली कंडीशन में क्या ये सब होते हैं। इसमें कुछ उन्होंने ब्लैंक दिए हुए थे, मैंने फिल किए हैं। और गैमीट्स, क्रोमोसोम इन गैमीट्स यानी कि हाफ
और ये आप मेरे साथ बताएंगे। तो बताइए इसके अंदर कितना होंगे 46। अगर 46 टू n है तो n कितना होगा, इसका आधा, क्या 23। और मैंने वही तो कहता था मैं कि आपके अंदर गैमीट के अंदर 23 क्रोमोसोम होते हैं और आपकी पूरी बॉडी के अंदर होते हैं 46 क्रोमोसोम। ऐसे ही हाउस फ्लाई में है 12, तो इसके n में कितने होंगे 6, आधा करते जाइए इसके 21। 78 के कितने होंगे 39 होंगे। और ये बताइए आप 19 होंगे, ये 4 होंगे, ये 6 30 होंगे, ये 17 होंगे, ये 8 होंगे। इसके आधे करते जाइए, इसमें कोई भी नई बात नहीं है। 48 के अंदर 24 और 38 के अंदर 380 के अंदर 190 और 16 के अंदर 8 होंगे। ठीक है, तो ये हुए आपके क्रोमोसोम इनके कंप्लीट, और ये आपको याद होनी भी चाहिए। ठीक है, अब है क्या एक क्वेश्चन, देखिए ये नीट के अंदर आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है, इन उगैमी फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स, तो सबसे पहले आपके दिमाग में उगैमी आनी चाहिए, आप अपने दिमाग में सोचें। क्यों, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि हम तो जब भी सोचेंगे ऑप्शन आएगा। अब ऑप्शन पढ़ लो आप, कितने ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, कहीं स्मॉल है नॉन मोटाइल, फिर लार्ज मोटाइल, और सभी में देखिए कितनी खिचड़ी बना रखी है इन्होंने। तो नीट में अगर आपको क्लियर याद नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो उगैमी क्या होती है, उगैमी हमने पढ़ा था स्पेशल कंडीशन है किसकी, एनाइसोगैमी यानी कि हेटेरोगैमीट की, यानी कि मेल और फीमेल अलग तो होंगे, उसकी स्पेशल कंडीशन ये थी कि जो फीमेल होगी वो बड़ी होगी और नॉन मोटाइल होगी। फीमेल बड़ी, नॉन मोटाइल, तो मेल क्या, मेल छोटा और मोटाइल। ध्यान रखने के बाद पहले फीमेल को देखते हैं। क्या फीमेल का पॉइंट था, बड़ी और नॉन मोटाइल। फीमेल नॉन मोटाइल, देखिए पहले आप, फीमेल नॉन मोटाइल, फीमेल मोटाइल। देखिए ये बात गलत हो गई, फीमेल नॉन मोटाइल होती है लेकिन उन्होंने दे रखी है मोटाइल, ये गलत हो गया। ठीक है, अब एक और बात देखिए, अब फीमेल नॉन मोटाइल तो 3 ऑप्शंस में है। अब आप देखिए फीमेल होती थी बड़ी, फीमेल नॉन मोटाइल बड़ी, फीमेल नॉन मोटाइल बड़ी, फीमेल नॉन मोटाइल स्मॉल, ये कर गया गड़बड़, तो ये आपका गलत है यहाँ, तो ये ऑप्शन भी गया ख़त्म। अब फीमेल नॉन मोटाइल बड़ी, फीमेल नॉन मोटाइल लार्ज, ये तो बात दोनों में इक्वल है। अब आ गए मेल के ऊपर, और मेल के अंदर क्या होगी, छोटा होगा और मोटाइल होगा। मेल छोटा होगा, मेल स्मॉल नॉन मोटाइल, ये सही है, मेल स्मॉल मोटाइल। देखिए नहीं, नॉन मोटाइल लिखा है, नॉन मोटाइल, मेल तो मोटाइल है, फीमेल है नॉन मोटाइल, तो ये ही आंसर आपका सही होगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो आपने पढ़ लिया इसका क्रोमोसोम नंबर, और ये आपने नीट का आया हुआ क्वेश्चन भी कर लिया। तो अब इस तरीके से ये होता है आपका ख़त्म क्या, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब है फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो उसे हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप पढ़ाई करते रहें।